अभी जैसे आप कह रहे हैं कि टाइम शार्ट है तो मैं शुरू करता हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा सा तरीके वगैरह आपको बताता। तो अभी हमने ये अगस्त में रिटर्न लॉन्च की थी, अभी ये सेकंड मंथ है। तो अभी मैं यहाँ से लूँगा कि जो हमें मुख्तलिफ क्यूरी रिसीव हुई इसमें ये इश्यूज हैं वेबसाइट में, ताकि ये जो हमारा सेकंड सेशन होने क्वेश्चन वाला यही से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि जब हमने लॉन्च किया था तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इसका जो यूज़र मैनुअल था वो बना के हमने वेबसाइट पर रख दिया था, जिसमें कंप्लीट उसमें स्क्रीन शॉट स्टेप बाय स्टेप आपके पास उसकी अवेयरनेस है कि आपने लॉगिन कहाँ से करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइस कहाँ से करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इससे कंसर्न कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमने ऐसे क्यों भी रखे हैं कि जो आपको इश्यूज आ सकते हैं कि हमने अपनी रिटर्न कैसे सबमिट करनी है, अगर ये इशू हो जाए तो फिर क्या करना है, विथहोल्डिंग की एडवाइस कैसे करनी है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको ये भी कंसर्न करते हैं तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यूजर टेम्पलेट पड़े हुए हैं जिसमें सेल एडवाइस का है, परचेज का है, नेक्स्ट ठीक है, कलेक्शन गेट का है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसके मुताबिक अपने एंट्रीज करके आप सेल लेजर में उसको अपलोड करते हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि अगर हमारी पुरानी रिटर्न कहाँ पे पड़ी हैं या अपने पुरानी रिटर्न सबमिट करनी है तो उसका लिंक क्या है। इसी पे हमने ये भी लिंक दिया हुआ है जो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है reg.tr.punjab.go.pk। अगर पुरानी रिटर्न यहीं पे सबमिट होंगी और जो आपको पुराना रिटर्न हैं और आपके CPR का डाटा है वो भी यहीं पे अवेलेबल है। तो अभी और इसके अलावा मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन थी या ATL वगैरह आप चेक करते थे, यहाँ पे भी हमने दे दिए नए पोर्टल पे। अगर आप पुराने पोर्टल पे भी चेक करना चाहें तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन सारे अवेलेबल है। और इसमें इसके साथ साथ क्रिएट पेमेंट की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है। जो पुराना पोर्टल था अभी हमने उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है, आप यहाँ से भी PSID बना सकते हैं और वहाँ से भी बना सकते हैं। ये तो जनरल क्यूरी से अब मैं इसका लॉगिन कर लेता हूँ किसी भी टेक्स्ट का। जब हम लॉगिन करते हैं तो ये हमारे पास विंडो शो होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन तो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, आप लोगों को पता भी होगा। अब हमने इसमें सेल टैक्स की रिटर्न, मंथली रिटर्न फॉर कलेक्टिंग एजेंट और रिवाइज सेल टैक्स की ऑप्शन, अगर आपने एक्सटेंशन फाइल करनी है तो वो भी ऑप्शन यहीं पे आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। विथहोल्डिंग एजेंट स्टेटमेंट का ऑप्शन अलग से अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमने MIS का टैब नया दिया था, उसमें जो सप्लायर है जो अपने जिसका टैक्स विथहोल्ड हो जाता है और वो हमसे कंप्लेंट करते थे कि हमें विथहोल्डिंग एजेंट CPR नहीं देते, तो हमने ये यहाँ पे अवेलेबल कर दी है। जिसका भी जितना टैक्स विथहोल्ड होगा और वो यहाँ पे सर्च करेगा तो वो उसको अवेलेबल हो जाएगा, जिस विथहोल्डिंग एजेंट ने उसको CPR जमा करवाया होगा। इसके अलावा ये हमारे पास इनवॉइस मैनेजमेंट सेल लेजर है। जितनी भी इनवॉइस होती हैं इस एरएस रिटर्न में, उसकी इनवॉइस एंट्री यही सेल लेजर में होती है। और नेक्स्ट C हो या आपकी नेक्स्ट ए में विथहोल्डिंग की एंट्री हो या कलेक्टिंग एजेंट की एंट्री हो, जितनी भी एंट्रीज आप करेंगे वो इसी सेल लेजर में करेंगे। एंट्री करने के यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। आप ऑनलाइन एंट्री करना चाहें मैनुअल तरीके से वो भी कर सकते हैं, आप एक्सेल के थ्रू यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। टेम्पलेट्स हमने विदाउट लॉगिन पहले मेन वेबसाइट पे रखे हुए हैं, वहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ से चूज फाइल करके आप उसको वेरीफाई करके अपलोड कर देंगे। अभी मैं एक मैनुअल एंट्री करके इधर आपको दिखा देता हूँ कैसे बनी है। ये इसका मैनुअल सेल एंट्री करने का हमारे पास विंडो है। ऑलमोस्ट पहले भी यही थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुई। इसमें जो चेंज नई आई है वो मैं आपको बता दूं कि पहले हम सेल इनवॉइस करते थे और साथ ही विथहोल्डिंग डाल देते थे। अब विथहोल्डिंग की इनवॉइस हमने सेपरेट कर दी है, सेल की इनवॉइस सेपरेट है। आप पहले सेल की इनवॉइस करेंगे और उसके बाद उसी पार्टिकुलर के साथ विथहोल्डिंग की इनवॉइस करेंगे। एक इनवॉइस मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न
जैसे आप यहाँ पे इंडियन पुट करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो आपको दिखा देता है कि ये, और इसका नाम वगैरह आपको सिस्टम फॉर्म किया जाता है। ये उसने नाम खुद से उठा के लिया है और साथ ये भी बताया देगा कि ये जो फायर का आपने एंटिएंट डाला है ये एंड कंज्यूमर है, ये क्लियर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो ये सिस्टम खुद यहाँ पे इंटरमीडिएट करके ले आएगा। एंड कंज्यूमर के अगेंस्ट आपको विदहोल्डिंग की एंट्री सिस्टम नहीं करने देगा क्योंकि वो पीआरए में रजिस्टर्ड ही नहीं है और ना ही वो विदहोल्डिंग जमा करवा सकता है। यहाँ पे हमने उस मंथ की इनवॉइस देनी है जिसकी हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं ताकि उसी ये इनवॉइस उसी हमारे रिटर्न में अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे एचएस कोड अवेलेबल है जो मैं एंट्री कर रहा हूँ इस टैक्स पेयर से, वो एक ही एचएस कोड में रजिस्टर्ड है, एंटर कैरेसिटी में वही हमें कैटेगरी दिखा रहा है। अगर मल्टीपल कैटेगरी में रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी शो भी हो रही होंगी, उसके साथ रेट भी आ रहे होंगे। हम इसकी एंट्री करेंगे तो अब यहाँ पे वो विदहोल्डिंग वाली ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। पहले वहाँ पे विदहोल्डिंग वाली ऑप्शन आ जाती थी, मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे विदहोल्डिंग की सेपरेट एंट्री करेंगे, लेकिन इस सीएनआईसी के ऊपर विदहोल्डिंग की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये एंड कंज्यूमर है। ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। इसी तरह अगर हमने विदहोल्डिंग की एंट्री स्टार्ट करनी थी तो यहीं पे हमने पहले सेल इनवॉइस सेलेक्ट की थी, अब विदहोल्डिंग इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। बाकी पार्टिकुलर सेम रहेंगे, इनवॉइस नंबर भी यही है, डेट भी हुई है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यहीं पे आप विदहोल्डिंग की एंट्री विदहोल्डिंग इनवॉइस टैब सेलेक्ट करके बाकी सारे वही पार्टिकुलर डाल के आप विदहोल्डिंग क्लेम कर सकते हैं। इसमें लॉक कर जी इसने उसने आपको लॉक नहीं कर दिया, ये एरर दे दिया यहाँ पे एंड कंज्यूमर था क्योंकि इसने एरर दे दिया। हमने किसी रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट विदहोल्डिंग डालूंगा तो वो कंपेयर लॉक कर देगा। सर इसमें क्या ये भी आ रहा है कि मतलब जो बंदे रजिस्टर्ड हैं पहले से हमको डाल रहे थे इसमें ने उनकी रिटर्न फाइल आ रहे हैं अगस्त वाली, तो वो क्या तुमने अगस्त की रिटर्न कर दी है अनरजिस्टर्ड कंसीडर करके वो पीआरए में रजिस्टर्ड है बेसिकली। अच्छा मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन हमसे आखिर पे कर ले तो बेहतर रहेगा। तो वैसे भी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये रियल मतलब लाइव डेटा पे ही हम चला रहे हैं, तो हो सकता है कि जो फंक्शनैलिटीज एक्चुअली हैं अवेलेबल हैं वो इसमें ना हो। अच्छा सर यहाँ पे हमने अंदर की एंट्री जो करनी है, अगर हमने ये सेल की एंट्री कर दी, इसी तरह अगर परचेज की एंट्री जो इनपुट के लिए वो तो होती नहीं है। अगर आपने किसी की विदहोल्डिंग अलाउ जमा करवानी है तो फिर आप परचेज की एंट्री विदहोल्डिंग करके उसमें जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास ये इशू भी आया हुआ था कि विदहोल्डिंग जैन की तरफ से कंसर्न थे कि हमारे सप्लायर नेक्स्ट सबमिट नहीं करते तो हम अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट की पेमेंट जमा नहीं करवा रहे। तो यहाँ पे ये डीआरए ने अभी स्पेशल आपको परमिशन दी है विदहोल्डिंग एजेंट को कि वो विदहोल्डिंग की मैनुअल खुद से करके वो उसकी विदहोल्डिंग जमा करवा सकता है। यहाँ पे जो विदहोल्डिंग की मैनुअल एंट्री करेगा यही एंट्री सप्लायर के नेक्स्ट सी में भी चली जाएगी। अब उसको विदहोल्डिंग की एंट्री नहीं करने की जरूरत, तो सिंपल अपने सेल इनवॉइस करेगा और साथ विदहोल्डिंग उसी इनवॉइस को टैग करेगा और अपनी रिटर्न सबमिट कर देगा। उसको सेपरेट विदहोल्डिंग की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जितनी भी मैंने आपको कर दिया कि यहाँ पे चीज हमने करनी है, यहीं पे सेल लेटर नहीं होंगी, सेल इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, अगर हमारी कलेक्टिंग एजेंट की स्टेटमेंट है, विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट है, सारी एंट्रीज यहीं पे होती हैं। हमने रिटर्न ये स्टेटमेंट में जाकर सिर्फ इन चीज को लिंक कर देना, वहां पे हमारे पास त्रुटि करने की आगे नहीं है। हम जब ये हमारी सेल लेटर की कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हम आके अपने रिटर्न खोलेंगे। सबसे पहले हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अभी हम 2025 का अगस्त की रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं। यहाँ से ओपन करेंगे, वो कह रहा है ये इनकी ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन है ऑलरेडी आपने बनाई हुई है, जो आपके ड्राफ्ट में पड़ी है, वहां से आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। आप आगे चलिए। हमारी रिटर्न का वो इस तरह लेआउट है, चीजें हुई हैं, थोड़ा सा उसकी तरतीब अलग कर दी गई है। यहाँ पे ये मेन डाटा है, इसके साथ आपका एनेक्सस सी है। एनेक्सस सी में क्योंकि मैंने अर्ज कर दिया है एंट्रीज तो नहीं होनी, यहाँ पे आपने सिंपल आके आप लोड सेल करनी है, जो भी आपकी एंट्रीज पड़ी थी वहाँ पे सेल लेटर में आपने बनाई थी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई विदहोल्डिंग की एंट्रीज की हुई हैं वो भी यहाँ से आप लोड करेंगे, वो विदहोल्डिंग वाली एंट्री भी आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास विदहोल्डिंग की कोई भी एंट्री नहीं की थी हमने, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही। इसके साथ आपका नेक्स्ट C1 है, ब्रांच वाइज सेल है। जैसे आप पहले पुराने सिस्टम में देते थे, इस पर तरीकेकार हुई है कि आप वो ब्रांच वाइज और सर्विस वाइज आप यहाँ पे समरी एक बनाते हैं। इस पे ये मैडम ने खुशी इस पे काम करवाया है अभी, ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका नेक्स्ट C बनेगा, ये ब्रांच वाइज जो नेक्स्ट C1 है ये भी खुद से बन जाएगा। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, होपफुली इसी वीक में ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी एंट्री करने की ऑप्शन नहीं होगी, बल्कि आप बना बनाया आपको नेक्स्ट C मिल जाएगा। नेक्स्ट A में आपकी जो अभी परचेजर थी और रेस्टोरेंट परचेजर थी, उनकी अगर नेक्स्ट C और सेल का रिटर्न सबमिट हो गया हुआ है तो यहाँ पे इनवॉइसेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे भी हमने दो ऑप्शन दिए। अगर PRA के इनवॉइसेस आपने लोड करनी है तो उसकी ऑप्शन रहता है, अगर आप जो सेक्शन FPR के इनवॉइसेस आपने इनपुट लेना है उसकी ऑप्शन आपके पास रहता है। इसके साथ ही एनेक्शन आई हमने नया इंट्रोड्यूस करवाया है। आप जो डेबिट क्रेडिट नोट आपके होंगे, आपके एनेक्शन आई में होंगे, उनकी एंट्री इसी तरह होगी जैसे मैंने सेल लेटर का करके दिखाई है। उससे अगला टैब एनेक्शन डी है, इंपोर्ट्स है। यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना पड़ती, ये भी जो आपका इंपोर्ट का डाटा होता है वो खुद अवेलेबल हो जाता है। अगला एनेक्शन हमारा एनेक्शन डी है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो एग्जाम सेल यहाँ पे डालते हैं। जैसे वो IT सर्विसेज में है या किसी और सर्विस में एग्जाम है तो वो अपना नेक्स्ट यूज कर सकता है। सॉरी सर, नेट की वजह से हम थोड़ा डिले हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डी की बात हमने कर ली थी कि जब सारी चीज़ यहाँ पे हम लोड कर लेंगे तो सिंपल हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे नेक्स्ट A C वाली चीज़ हैं वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलग से हमने इसकी तरतीब बनाई है। ये क्रेडिट साइड है, जो आपकी एंट्रीज है सेल वाली उसको हमने डेबिट साइड का है। आगे आपको पेएबल रिफंड पेएबल की वर्किंग दिखा देता है, आगे आपको पेएबल दिखा देता है कितना पेएबल है, और एनेक्शन जी आपको दिखा देता है अगर आपका करंटली एग्रीगेट करके चार्ज है।
एक्चुअली ये भी करना एक चीज़ मिस कर दिया था। ये बताइए, यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर भी कोई इनपुट जो आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको नॉन क्रेडिट कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन जब इनपुट क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि इसके सेल टैक्स कितना है। इसमें आप जो भी रिटर्न लेके उसका जितनी अमाउंट नॉन क्रेडिट करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, इनपुट यहाँ पे डालेंगे और सिस्टम मेल पे खुद ही रिफ्लेक्ट इसका कर देगा कि आपने कितना नॉन क्रेडिट डाला है। एक इनकी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई आपकी परचेज नॉइस है और फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो आप उसको भी यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ये मेरा फिक्स एसेट है, क्योंकि मेन पे फिक्स एसेट का हमने अलग से टैब दिया हुआ है जब वो करते हैं। यहाँ पे उसने हमको बता दिया कि ये हमने अनयूजुअल इनपुट था, वो सक्सेसफुल, उसकी रीजन और उसकी डिटेल डाल दी है, जो अभी हमें मेन पे वो शो भी हो गया है। यहाँ पे सिंपल आपने जैसा आपके कैलकुलेट करने हैं वो आपको बता देगा कि ये हमने 1000 जो नॉन क्रेडिट में डाला था वो आपके 2800 में से 1000 लेस करके बाकी आपको इनपुट दिखा रहा है और उसका जो हमने नॉन क्रेडिट कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद सिंपल आपने इसको वेरीफाई करना है और पेमेंट आपने ऐड करनी है। इस टैक्स पीरियड की आपने पेमेंट ऐड की होगी तो यहाँ पे सीपीआर आपके पास अवेलेबल हो जाता है और उसको टैग करके आपने उसको रिटर्न को वेरीफाई करके सबमिट करना है। ये इसका शार्ट सा डेमो था। बाकी चीज़ें मैंने वैसे आपको बता दी कि अगर कोई भी इशू हो तो आप हमारे यूज़र मैनुअल कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट या इस फोन मेल। और एक चीज़ शायद मैं मिस करके वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने रिटर्न के अंदर से ही आपको क्यूरी लॉन्च करने का आपको कंप्लेंट की ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे आपने रिटर्न खोली हुई, आप वर्किंग कर रहे हैं, आपको कोई इशू आ गया तो यहीं पे हमने आपको कंप्लेंट की ऑप्शन दे दी है। आप कंप्लेंट्स पे जाएं, आप वीडियो क्रिएट करें, जो भी इशू है यहाँ पे आप लिखें और यहाँ पे अपने कमेंट्स डालें, फिर अटैचमेंट लगानी है तो लगा के आपको सबमिट कर दें। ये डायरेक्ट हमारे पास CRM के थ्रू केस रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसका आपके पास भी ट्रैक पड़ा होता है कि ये कब मैंने भेजा और कब इसका जवाब आया। ये छोटा सा डेमो था। बाकी मैं एंड करूँगा जो सर क्वेश्चन कर रहे थे। एक्चुअली वो FBR के एंटियन थे जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, FBR में एज सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते थे। उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि इनकी जब हम करते थे तो वो नाम नहीं उठाता था, अनरजिस्टर करता था। ये हमने कर दिया हुआ है, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा विश्वास। दूसरा सर इशू आ रहा है चलान पेमेंट क्रिएट करने में। मुझे मेरे एक क्लाइंट ने मेरे पास वो नया क्लाइंट आया, उसकी दिसंबर 23 से ऑनवर्ड अभी तक की रिटर्नें आप वो रहती हैं। हम उसमें जब दिसंबर 23 की पेमेंट जमा करवाने लगते हैं, हम टैक्स ईयर 2024 सेलेक्ट करते हैं, उसकी पेमेंट क्रिएट करते हैं। महीना हम सेलेक्ट करते हैं दिसंबर 23, चलान ऑटो क्रिएट होता है दिसंबर 22 का। अगर 2025 सेलेक्ट करके हम दिसंबर 23 सेलेक्ट करते हैं, फिर वो महीना चाहिए। चलान जो क्रिएट करते हैं उस वक्त 1 साल वो पीछे का चलान क्रिएट कर रहा है। मैंने मल्टी टाइम उसको ट्राई करके देख लिया। चलान क्रिएट करते वक्त आपको टैक्स ईयर भी सिलेक्ट करना होता है। टैक्स ईयर सर हम सही सिलेक्ट करते हैं, वो उससे पिछले साल में जाके उसका मंथ सेलेक्ट कर देता है जो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया होता। हाँ जी, अलहदा से पोर्टल में भी जाके PSID क्रिएट करके देख लिया जहाँ पे चलान क्रिएट होते हैं, और इधर जाके भी कर लिया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं 24 सिलेक्ट करता हूँ। हाँ जी, इधर दिसंबर 23 सेलेक्ट करता हूँ। दिसंबर 23 नीचे जी।
अब मेरा जो चलान क्रिएट होता है वो दिसंबर 22 का क्रिएट होगा। एंटी है ना, बेटा एंटीएम दे 5300 269 5300 269 50 5300 269 डैश 7। फिर हमारे पास सिस्टम खुला हुआ है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। विदोलिंग का सर्विस क्या है? रिसर्च सर्विसेज। यहाँ तक आपको दिसंबर 23 सारे अगर आप क्रिएट कोई मत करें, चलान क्रिएट करेंगे आप 1000 रुपये का करें चलान। हाँ जी चलान में आप करेंगे गलती है मेरे पास भी कोई रिपोर्ट करना। चलो इसको सब चेक कर लेते हैं। ऐसा जरा क्रिएट करके देख लें मैं कर रहा हूँ। नहीं ना कौन सा शो हो रहा है। ये तो कोई और कोड तो सर नहीं चेंज जी वो मतलब लॉगिन तो भी होगा। हाँ जी प्रीवियस ग्रुप्स ये दिसंबर 23 के या मसला हो गया। तो इसलिए मैंने खोल लिया था कि सिस्टम नहीं आप ये सिस्टम यही चला देते जब आप जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम फ्राइडे को चेक किया नहीं हो रहा। सर प्रिंट आउट निकलवाना जमा सर अपना क्वेश्चन आंसर थोड़ा तकलीफ से करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन बाकी सब आपका क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका जी सर है तो 2 महीने से पहले करना। इसका क्वेश्चन है बताइए। जी सर मुझे पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 15% के हिसाब से सप्लायर ने टैक्स विदहेल्ड कर लिया। अब टैक्स विदहेल्ड करने के बाद अगस्त की रिटर्न इशू ये आ रहा था कि जब हम सर्विसेज बंदे के देने की तरफ से रिटर्न करते हैं रेडी, तो वहां पे जबकि 100% डिडक्शन उसने की हुई है, तो वहां पे फिर वो कहता है कि जी 50% डिडक्शन आपने दोबारा करनी है, तो पेमेंट आपने करनी है। ये इशू आ रहा है अगस्त की रिटर्न में। स्टार्ट में इशू आया था लेकिन अब रिजॉल्व हो चुके हैं। अब करंट कितना है? अभी भी है सर। नहीं है, ये होगा तो अभी मेरा मैंने परसों ट्राई किया उसको नहीं है इसमें आ रहा। अब ये कहते हैं आप चेक करवा दें। अभी एंटेन थे जी सर एक पार्टी हो गई है। आपने सिस्टम अपडेट किया है ना वो पहले काउंटर नहीं कैबिनेट जब सिस्टम आता है तो उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, वो साथ साथ निकाल भी बोलते हैं कि सेम इशू फेस करने में बार आ अब रहा हम ये सारा कुछ हम बैठे हैं आपके सामने, अगर कहते हो तो ले आएं, अभी चेक कर। जी सर अच्छा सर मुझे ये पूछना था कि ये इस तरह एफपीआर में आईआरएस में होता है कि परचेज इनवॉइस हमें यहाँ पे फीड करनी होगी या अगर हमारे सप्लायर ने की है तो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। और सेल्स टैक्स विद हेल्ड की भी इसी तरह एंट्री हम करेंगे या वो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपके सप्लायर ने विदहोल्डिंग की एंट्री कर दी है तो वो तो आपको आ जाएगी। ठीक है। अगर अभी नहीं थी और आप कहते हैं कि मैंने पेमेंट जमा करवानी है तो आप मैनुअल एंट्री करके खुद से जमा करवा सकते हैं। ठीक। वही एंट्री उसके एनएक्ससी में भी चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि विद होल्डिंग एजेंट है, कंपनी है, लेकिन वो जो सर्विसेज हमसे ले रहे हैं वो कहते हैं जी हम एंड कंज्यूमर है, हम इसे मजीद कहीं क्लेम नहीं करेंगे। तो जिस तरह आपने बताया सेल्स टैक्स हमारा विद होल्ड कर लेता है, ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा उससे जो है ना लेने तो का। मैं दोबारा रिपीट करते हैं। सर्विसेज हम दे रहे हैं जो कि विद होल्डिंग एजेंट है, लेकिन वो ये कहता है कि चूंकि हमने आगे फर्दर ये कहीं सप्लाई नहीं देनी, क्लेम नहीं करनी हमने ये सर्विसेज, तो आप हमें ना चार्ज करें एंड कंज्यूमर का टैक्स उसके ऊपर। 5% 5% जी यानी आप कौन सी सर्विस देते हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। जो रेट है वही चार्ज होगा। वो रेट- एंड कंज्यूमर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं एंड कंज्यूमर के लिए 5% रेट है, जनरल रेट जो है ना 16% है उसमें नहीं ट्रांसपोर्ट ये सर्विसेज। एक स्टैंडर्ड रेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं या आप किसी बिजनेस को दे रहे हैं जिसने आगे फर्दर एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं। रेट सबके लिए एक जैसा रेंट कार में अगर एंड कंज्यूमर को करेंगे तो 10% है, जी। अदरवाइज वो 16% है। जी तो उस सेंस में ये बात कर रहे होंगे कि इनका जो आप सर्विस जो दे रहे हैं रेंट कार की वो एक विद होल्डिंग एजेंट को दे रहे हैं जी और विद होल्डिंग एजेंट उसमें क्या दोबारा से अपना क्वेश्चन विद होल्डिंग एजेंट को हम रेंटे कार की सर्विसेज दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये चूंकि इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो हम एंड कंज्यूमर बन गए हैं। से वो अपने मुलाजमीन की फैमिली के लिए जो ना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमसे ले रहे हैं तो वो उसे क्लेम नहीं करते एज एन इनपुट। तो
तो वो कहते हैं जी हम जो है ना एंड कंज्यूमर है, आप हम पे एंड कंज्यूमर का रेट चार्ज करें। रेट तो चार्ज कर लिया, वो साथ विद होल्ड भी करते हैं। विद होल्डिंग अब ये जो है ना आईआरएस हमें अप्लाई नहीं कर रहा। उसमें से जो रेंट कार का रेट है ना वो 5% पे है, और जो इंटर कैरेज सिटी ऑफ गुड्स है ना ट्रांसपोर्ट है वो 15% है। और रेंट कार की सर्विस अगर आप रेंट कार में रजिस्टर है तो फिर तो आपके पास 5% की ऑप्शन है, अगर उसमें नहीं है तो फिर आपके पास नहीं सर 5% की ऑप्शन तो दे रहा है, सेल्स टैक्स विद हेल्ड की नहीं दे रहा उसमें। वो रजिस्टर्ड है पीआरए में, एज ए विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर नहीं है। नहीं फिर ऑप्शन देगा वो, लेकिन एंट्री उसकी अलग से करनी है, पहले सिविल एंट्री करनी है कि फिर वो तो करते हैं, होता यूं ही है कि वो हमें विद होल्डिंग टैक्स उसी वक्त अलाउ करता है अगर हम इंटरमीडियरी को सिलेक्ट करें, एंड कंज्यूमर को वो करने ही नहीं देता। आपने खुद ही बताया ना ये, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर एंड कंज्यूमर को लेते हैं अनरजिस्टर्ड है, वो एंड कंज्यूमर से मुराद ये लेता है कि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड आप इंटरमीडिएट करके होल्डिंग की एंट्री करेंगे तो सकता है। आप अब ये कह रहे हैं कि इंटरमीडियरी के तौर पे फीडिंग करें और रेट हम एंड कंज्यूमर वाला 5% ही लगा रहे हैं, यही अब फरमा रहे हैं आप? ठीक अगर रेंट कार में आप रजिस्टर्ड जी ठीक। थैंक यू मोहित सर। सर क्वेश्चन ये है कि मेरा एक क्लाइंट है, वो पीआरए में रजिस्टर्ड है। जब वो इन्वेस्ट करता है फेस्को फैसलाबाद, तो वो उससे लेते हैं 16% की ऊपर। जब वो सेल करता है, सप्लाई देता है, सर्विस देता है सरगोदा फेस्को, वो उससे लेते हैं 5% की। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है? कंस्ट्रक्शन सर्विस है, कंस्ट्रक्शन और सिस्टम में ये मौजूद नहीं है। आज से कोई साल एक पहले हमें मसला ये आया था हमारी तरफ, आपके महकमे ने इस सिलसिले में डिमांड भी निकाल दी कि 5% क्यों कर रहे हैं, 16 होनी चाहिए। फिर उन्होंने उसको विथड्रॉ भी कर लिया। तो ये प्लीज देखें ये क्या मसला है, ये कल को फिर तंग करेगा। अंदर ये कोई सिस्टम का इशू तो है नहीं, पर थोड़ा सा बता दें तो बाकी ये कैसे सर्विस को टेस्ट करता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के ऊपर 2 रेट है जी, एक 16% एक 5%। ठीक है। अब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देंगे सर्विस तो उसका रेट 5% है, ठीक है। अब पब्लिक को देंगे उसका रेट 16%। सही बात। एज पर लॉ इंटरप्रिटेशन हम फेस्को को गवर्नमेंट इदारा नहीं मानते। यही बात उस वक्त हुई थी कि क्या ये गवर्नमेंट अदारा है या नहीं। हाँ ये यही चीज है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फेस्को सरगोदा और फेस्को फैसलाबाद में फर्क तो है नहीं कोई, जी तो फिर उनको कौन समझाए? एफटीएन रहता है जी, एफटीएन फैसलाबाद और सरगोदा का सेम अलग है। सर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। जी, ये जो है ना अभी इत्तेफाक की बात ये है कि आपके आने से पहले ये फेस्को का इशू डिस्कस हो रहा था। अच्छा। ये ऑलरेडी हमारी नॉलेज के अंदर है, ठीक है। और इंशाल्लाह होपफुली कमिंग वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में कैसर साहब फेस्को वालों के साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग भी करेंगे, तो होपफुली ये आपका इशू एड्रेस हो जाएगा। कैसर साहब ये प्लीज खास तौर पे ये तो सर हमें कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें होती है जो सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा जी कि वो पिछली वाली एंट्री आ रही है लास्ट ईयर, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये जो आप बता रहे हैं ना ये एक लीगल इशू है, ठीक है। और इस वक्त जो सेमिनार हो रहा है ये इसकी डोमेन में नहीं है। वो वैसे आप तशरीफ लाए हैं, आपकी आमद से फायदा चलें, उठाना that's well received। आप एक दफा 2 हफ्ते बाद बेशक फैसलाबाद कमिश्नरेट से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ना कोई हल हम इंशाल्लाह निकाल। सर दूसरा ये है कि नई रजिस्ट्रेशन पीआरए की करवाई है, उन रिटर्न फाइलिंग के लिए ओपन नहीं है। सेकंड लास्ट सेकंड वाला आईडी पासवर्ड है नीचे से, वो जरा काइंडली लॉगिन करके रिटर्न ओपन करके देखें। रिटर्न ही ओपन नहीं हो रिटर्न कौन सी रिटर्न ओपन नहीं हो रही? पीआरए की फाइलिंग के लिए रिटर्न ओपन नहीं है। अगस्त की अगस्त या जुलाई जून में रजिस्टर होंगे, जून में रजिस्टर करवाया नया इसको, जून में रजिस्टर करवाया, इसके पीछे जून जुलाई का रिटर्न सबमिट किए, पुराने ओपन ही नहीं हो ओपन कैसे नहीं होता? वो अनएबल नॉन अनएबल बात किया पुराने सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं। वो लॉगिन नहीं हो रहा पुराने सिस्टम में, नहीं लॉगिन नहीं हो रहा तो वो सेपरेट वहाँ पे जब तक आपका जुलाई का रिटर्न सबमिट नहीं होगा नए सिस्टम पे अगस्त का रिटर्न ओपन नहीं होगा। आप जुलाई का रिटर्न सबमिट करें, फिर अगर अगस्त को ओपन ना लॉगिन करें, उसमें जाके पासवर्ड को चेंज करके सेव करें, आगे में कर जी नेक्स्ट कैसे
किसी और दोस्त को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो हम ऑनलाइन मेल करते हैं या कंप्लेन करते हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो होता है, 10 से 15 दिन लगेगा। हमने एक क्वेरी की, एक नंबर लग जाता है, आ जाता है कि कंप्लेंट नंबर लिस्ट करो, फिर उसका रिस्पॉन्स 10 से अभी रिसेंटली मैंने 2 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन कराई, एरर रहा था और सारा कोई लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड रिसीव कर लिया ईमेल का। जब हम लगा रहे थे तो वो कह रहा था रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोसेस। फिर हमने इधर फैसलाबाद ऑफिस भी कंप्लेन करवाई, कुछ भी की, इस काम को 15 दिन लगे हैं और फिर हमें आ गया कि आप दोबारा करेंगे इससे। हमने क्यों मसला हल हो गया, लेकिन 15 दिन के लिए अगर हम सर्विसेज दे दें किसी को, वो बार बार हमें इसका होना चाहिए कि 24-48 या कुछ घंटों के अंदर एड्रेस हो जाए। हमने 48 आवर का टाइम रखा हुआ है, जो मैंने अभी यहाँ पे रखाया भी है ना, वहाँ पे वो आपको बताता भी है कि काफी बार हुई है। ये पार्टिकुलर इशू होगा, इसको चेक कर लेंगे। इससे पीछे एक और था मेरा क्लाइंट, उसको महीना पहले रजिस्टर करवाया, उसका भी यही सेम था कि वो जब हम एंटीन देते थे तो वो कहता अगर एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि एनटीएन में उसका 181 फॉर्म सारा कुछ रजिस्टर्ड था। फिर भी हमने कंप्लेन की, फिर उसका भी यही हुआ कि हमने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कुछ एफबीआर में ऐसे जो टैक्स पेयर ने खुद नहीं करवाई, वो जैसे टैक्स प्रोवाइडिंग करते हैं तो खुद से एनटीएन लगा देते हैं, तो उसके पीछे पूरे पार्टिकुलर नहीं होते। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम वहीं से डाटा सोच करके लेके आता है कि वहीं पे जो पड़ा हुआ है। तो इसके कुछ केसेस में ये इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे वो टैक्स पेयर ने खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और दफ्तर ने एफबीआर ने खुद से उसको एनटीएन लगा दिया हुआ है, तो उनको वहाँ पे एफबीआर में एक दफा पार्टिकुलर अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई और लेकिन मेरा क्वेश्चन जस्ट ये है कि रिस्पांस टाइम हमारा अच्छे वाला होना चाहिए, 24 या 48 आवर्स में एड्रेस हो जाना चाहिए। एफबीआर में करते हैं ना कंप्लेन, हम कॉल करते हैं, अगले नंबर पूछते हैं, वो उस टाइम बता देते हैं हमें कि ये हो रहा है या अगले 24 घंटे में हो भी जाता है। अब पीआर में अगर फ्लो मिसिंग है, हमने कंप्लेन की है, हमें पता नहीं कि उसका रिस्पांस कब आना है, किस बंदे से रब्ता करना है। अच्छा, इसमें एक मैं अर्ज करती हूँ लास्टली, आपकी सजेशन इज वेल रिसीव। इसमें हो सकता है किसी स्पेसिफिक केस में डिले आ जाए, नेचुरल सी बात है कि जब आप एक नए सिस्टम पे शिफ्ट करते हैं ना, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज के साथ साथ मसले मसाइल भी चल रहे होते हैं और ओवरलोडेड भी होता है डिपार्टमेंट। जैसे कि फखर साहब ने अर्ज किया कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम हमने बना दिया है, जिसका अब स्पेसिफिक टाइम 48 आवर्स हो गया। तब भी अगर खुदा ना खास्ता किसी स्पेसिफिक केस में इशू आपका परसिस्ट करता है तो आप जो है ना फौरन अपने रेलेवेंट कमिश्नरेट में, जैसे आपने की भी है अपने केस में, उसका हल हो गया। फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। और आपकी जो उसकी प्रोग्रेस वाली चीज है, मैडम हमारी साथ ही बैठी हैं, तो मैडम इसके ऊपर देख लेती हैं कि वो कैसे हो सकता है कि टैक्स पेयर को भी उसकी प्रोग्रेस साथ साथ पता चलती है। आपका सर जो हेल्पलाइन का नंबर है सर, वो अव्वल तो अटेंड नहीं होता, अगर अटेंड हो जाए तो उनको कुछ पता नहीं होता। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि ये एक बड़ा कॉमन क्यूरी आती है, अमूमन जो है ना कॉमन क्यूरी आती है कि हेल्पलाइन, इत्तेफाक की बात है आप कभी आके अगर दफ्तर देखें ना तो वो सारा दिन बेचारे हेल्पलाइन वाले लगे होते हैं, वो हमें ऐसे लग रहा है कि कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई उठाता नहीं है। जहाँ तक क्यूरी का मसला है, अगर स्पेसिफिक आपके पास कोई है कि क्या मसला था तो मुझे अभी बताइए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जब भी करते हैं अब तो अटेंड ही नहीं होता, अगर कहीं अटेंड हो जाए तो उनको कर पता कुछ नहीं, तो कहते हैं दफ्तर के जाकर पता कर। ये जो हेल्पलाइन का नंबर जब फैसलाबाद ऑफिस का है लाहौर का, की बात होती ऐसा अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू आप नाम पूछ के हमें रिपोर्ट कर देंगे, हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। जो लाहौर वाला नंबर 10 हो गया, कहने का मतलब आपका सिस्टम बड़ा मॉडर्न हो गया है, आपने नुमाइंदगान बढ़ा लें थोड़े से फोन टेंड करना है। आपके फैसला ऑफिस में जाए तो कैसा साहब एड्रेस करते हैं सब, लेकिन मसला होता है प्रॉब्लम का है, सिस्टम का होता है। ये अपने तौर पे मेल भी करते हैं, लेकिन आपकी बाहर टीम बैठी होती है ऑफिस में, उन्हें पता नहीं होता कि अब क्या स्टेटस है, या उनके पास कोई होगा वो बता दें हमें कि ये हो रहा है, किसी ने टैक्स रिसीव किया है। बिल्कुल ठीक है। देखें, आपके पास आने का मकसद यही था ना कि हम लोग आपस में जो कोई इशू आपके एंड पे है हम उसको रिजॉल्व करें, तो डेफिनेटली जो आपकी तरफ से सजेशंस आ रही हैं हम उनको इंशाल्लाह आपका हम एज अ विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड हैं। अब इसी रनअप में हमें ये प्रॉब्लम आया है कि हमारे जो हमने जब लोड की है मैसेज लोड की विदहोल्डिंग की, तो उसमें से कुछ एक ऐसी थी जो हमारे पास मैसेज और इशू नहीं थी, तो जिनका हमें पता नहीं था इनका जमा करवाना है कि नहीं, उसको हमने डीलिंग कर दी, उसके बाद रिटर्न जमा करवाई। अब जो डीलिंग की है उनको ऑटोमेटिक उसमें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में चली जानी चाहिए, लेकिन वो इनवॉइस मिल ही नहीं रही उसके बाद। सेल लेटर में इनवॉइस अवेलेबल होती है जो कि आप डीलिंग कर देते हैं।
वो कह रहे सेल लेजर में सेल लेजर से हम जब हमने उसको इंपोर्ट किया, आपने रिटर्न में लोड कर लिया तो रिटर्न में आ गई, वहाँ पे हमने जिनका जमा करवाया था उनको रख लिया, बाकी को हमने डीलिंग कर दिया। अब जब डीलिंग किया तो उनको ऑटोमेटिकली वो मैनेजमेंट सिस्टम में चला जाना चाहिए पीछे, बिल्कुल वहाँ जाने के लिए वो डिसअपीयर हो गई है, वो वहाँ कहीं भी नहीं है, तो काफी सारी मसला। सॉरी, ये डिसअपीयर नहीं होती, ये मेरे पास पहले भी आता था। एक्चुअली आपका सेल लेजर में फिल्टर लगा हुआ डेट का, आपको करंट में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो उस टैक्स पीरियड में पड़ी मैंने है। जनवरी से लेके अब तक ढूंढ के लिए क्या है। अगर कोई है तो हम चेक कर सकते हैं। सर ये इशू ना एफबीआर के पोर्टल पे भी आता है, जो हमारा आइरिस वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर भी हम अगर प्रॉब्लम वैसे चेक करते हैं वो नहीं आता, उसमें भी नहीं आती, तो इसमें भी ऐसा है। अगर स्पेसिफिक है तो प्लीज आप बताइए। ये मैं ये बता रहा था कि अब हमने यहाँ पे सितंबर का लगाया हुआ फिल्टर, जो नीचे हमारे सेल लेजर में इनवॉइसेस आ रही हैं सिर्फ सितंबर के हैं। सितंबर की है, अगर आप नीचे अगस्त की तरफ जाएंगे उसका फिल्टर लगाएंगे तो फिर यहाँ पे अगस्त की भी आ जाएंगे। ये मैं चेक कर लिया इस तरह का क्वेश्चन पेपर को, मैंने उससे अगस्त से करें, मैंने जनवरी से इसको लगा के देखा है, रिपोर्ट क्लियर नहीं हो रही, वो एक भी नहीं है, काफी सारी गलती है इस तरह। पर वो सेकंड एक और भी आ रहा है कि इसका जो था ये अगर दोनों हम भी विदाउट फीड कर देते हैं और कस्टमर भी फीड कर देता है, दोनों की तरफ से आ जाता है, तो उसके बाद जब हम रिटर्न फीड करने लगते हैं, सबमिट कर लेते हैं, वो कहते हैं यार आपकी मैसेज लिंक्ड नहीं है। हाँ, ये तो इशू आया हुआ था, क्योंकि दोनों पार्टी जब इनवॉइस एक ही विथहोल्डिंग डाल देती थी तो डुप्लीकेट इनवॉइस हो जाती थी। अब हमने इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है कि जब एक इनवॉइस बायर डाल दे या सप्लायर डाल दे तो दूसरा बंदा उसकी इनवॉइस सेम पार्टिकुलर के साथ नहीं डाल सके। जो आपकी डुप्लीकेट इनवॉइसेस हो गई हैं उनकी आपके पास डिलीट की ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते। लेकिन नेक्स्ट हमने इसको स्टोर किया है कि पहले अगर विथहोल्डिंग एजेंट ने डाल दिया तो फिर सप्लायर नहीं डाल पाएगा, अगर सप्लायर ने डाल दिया तो फिर विथहोल्डिंग एजेंट नहीं डाल पाएगा। सर इसमें ये तक विथहोल्डिंग एजेंट जो है उसकी रिवीजन का नहीं है, और नए सिस्टम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, प्रोसेस आपके पास दे रहे हैं कि विथहोल्डिंग एजेंट के रिवीजन कर टर्म रिलेटेड के हवाले से ना, पहले तुम ऑटो रिवीजन अगर अपवर्ड चल जाती है तो ऑटो रिवीजन हो जाती थी, अब तो तकरीबन 4-5 माह से नहीं है ऑप्शन। नए सिस्टम में नहीं, नए में हमने दे दिए, क्योंकि हमने जो अपनी तरफ से जो सेफगार्ड करना था रेवेन्यू का वो हमने कर ली है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड। पिछले वाले में रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी क्योंकि हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए थे कि 2 डुप्लीकेट इनवॉइसेस क्लेम हुई। उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट डीवीएल के इनवॉइस के साथ डिस्ट्रिक्ट भी आपने देनी है, वो विथहोल्डिंग एजेंट से भी खास तौर पे एसएनजीपीएल इनका क्योंकि नेटवर्क पूरे का पूरा वो पंजाब में एक ही है, तो वो सिटी जो अगर मिस्टेकनली वो इग्नोर हो जाता है, वहाँ पे बदीन आ रहा है बाई डिफॉल्ट, वो अगर हम उसको स्किप हो जाती है तो फिर सबमिट भी वैसी हो जाती है और वो पेमेंट से जो है रुक जाते हैं, यदि आपने तो तरीक को दी नहीं है हमारी बताई नया सिस्टम में सिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ सिटी थी, यहाँ पे सिटी है। इसमें सिटी नहीं आया, लेकिन वो पहले वाले में था ब्लैक नहीं। उसके मैनुअली अप्लाई करें तो फिर होगा क्या करेंगे, अब रिवीजन ऑफ रिटर्न करेंगे और पीटीएमएस के थ्रू ही करेंगे, रेलेवेंट कमिश्नर जो है वो आपको अप्रूवल देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करके साथ मैनुअल आप अप्लाई कर दें, 2 दिन में आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर लॉन्ग डॉक्यूमेंट। जी, किसी और लोकल पे अभी तक अगस्त से लेकर जितनी भी इनवॉइसेस आई हैं इसी सर्विसेज की, वो एफबीआर के पोर्टल पे प्रोग्राम क्लेम के लिए अवेलेबल नहीं हो रही। हो गई है सर, एफबीआर की इस पे पोर्टल पे सब्जेक्ट टू एफबीआर उसका विथहोल्डिंग आपने जमा करवा दिया। अगर आपने विथहोल्डिंग जमा नहीं कराया इन इनवॉइसेस का, रिटर्न भी हम लोगों ने भी जमा करवाया हुआ है और हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने अपने रिटर्न भी जमा करवाई है, इसके बावजूद जी सर, वो थोड़ा सा शुरू में था नहीं आ रहा है, शुरू में नहीं रोका हुआ था, मतलब खुद ही रोका हुआ था। अब आप चेक करें, अगस्त सितंबर तक तो नहीं आया। सितंबर की रिटर्न सर आपने सबमिट कर दी है? जी कर दी, यानी आ गई इनवॉइसेस 10 अक्टूबर पहले आ गई। अच्छा, इसमें सर ड्रिंक्स के बारे में जो आप सिस्टम में आप मैसेज डालते हैं तो पहली रिटर्न में वो उसको बाइफरकेट नहीं कर रहा, उसकी सम अप लेके उसको एक ही वैल्यू शो कर रहा है, क्या उसको अपडेट कर दिया है आपने? क्योंकि वो जब उसको उठाते हैं ऑटोमेटिकली तो उसको सम अप करके वो टोटलिटी में ले रहा है वो वैल्यू, ना कि उसको। अभी जो आईएमएस गेम्स उसका हमने डाटा आपको कॉपरेट कर दिया था रिटर्न में,
उसमें इशू ये आ गए थे कि जो आपकी इंटीग्रेशन हुई हुई है उसमें कुछ चीज़ें मैप सही नहीं हुई, जो आपका डाटा उठ के हमारे रिटर्न में आ रहा था। अभी हमने करंटली अगस्त और सितंबर का आपको मैनुअल जैसा पहले करते थे अलाउ कर दिया है, और हमने तकरीबन सर को कह भी दिया है कि आप अपनी इंटीग्रेशन सही करवाएं ताकि हमें सही डाटा हमारे नेक्स्ट में पास हो। तो अभी हम मैनुअल उसको अगस्त और सितंबर आप कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन है तो बता दो। मैं अपना एनेक्चर सी अपलोड करता हूँ, उसमें सेल इनवॉइस और विद होल्डिंग दोनों एंट्री सेव करता हूँ। पार्टी जो कहती है मेरे पास एंट्री विद होल्डिंग की शो नहीं हो रही, लेकिन वो सेल टैक्स इनवॉइस क्लेम कर लेता है, स्टेटस उसका क्लेम आ रहा होता है, लेकिन सेल टैक्स विद होल्डिंग का स्टेटस अभी तक वेरीफाई नहीं आ रहा। वैलेट का आ रहा है, उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, कहता मेरे पास शो ही नहीं हो रही इनवॉइस। वो जो विदहोल्डिंग एजेंट कम सर्विस पार्टनर है, जी बिल्कुल, उसके सेल लेटर में वो एंट्री आएगी और वहां से वो उसको वेरीफाई करेगा ताकि आपके रिटर्न सबमिट हो। उसके अलावा मोस्टली पार्टी वेरीफाई नहीं उसे कर रही सेल टैक्स की होल्डिंग। वो ये कहती है कि जब आप पेमेंट हम करेंगे फिर आपकी इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे, और जब तक वो वेरीफाई नहीं करते हमारी रिटर्न फाइल नहीं होती। अच्छा, इस सिलसिले में हमने सारे विदहोल्डिंग एजेंट को मेल भी किए हैं कि वेरीफाई का मतलब ये नहीं है कि आप इसी महीने पेमेंट कर दें। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने सेल लेजर में जाके उसको सिर्फ वेरीफाई कर देना है। अगले 4 मंथ का आपके पास टाइम है एज पर लॉ कि आप जिस मंथली उनको क्लेम कर लें। अब जैसा कि इंश्योरेंस पार्टीज हैं, उनके अकाउंट डिपार्टमेंट में इनवॉइस में बहुत लेट जाती हैं, कि उनका प्रोसीजर ये होता है 20-25 दिन 1 मंथ का होता है। वो कहते हैं हम आपकी 28 तारीख को इनवॉइस आपकी बनाई जनरेट की आपने, हमारे पास वो पहुंची है 1 महीने बाद, ठीक है। अब हमने रिटर्न फाइल करनी होती 15 से 18 डेट को, तो वो कहते हैं भाई जब हमारे पास इनवॉइस ही नहीं आई तो हम आपकी वेरीफाई कैसे कर देंगे इनवॉइस। इसमें 1 मंथ का टाइम होता है उनके पास के आपने इनवॉइस की तो 18 या 15 को रिटर्न करनी होती है। अब देखिए 28 की मतलब 30 को पहले हमने इनवॉइस जनरेट की 30 को, और हमने अपनी रिटर्न नेक्स्ट मंथ की 15 या 18 को सबमिट करनी होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनवॉइसें नहीं पहुंच रही, हमारे पास डाटा ही नहीं है आपका, तो हम उस इनवॉइस को अगले मंथ से लेके जा सकते हैं। अगर लेके जाएंगे तो डेट कौन सी वो लेगा सेल लेजर? नहीं सर, अगस्त की हमारी सितंबर में अगस्त की डेट के साथ नहीं जाएगी, वहाँ पे सितंबर की डेट आनी पड़ेगी। तो फिर वो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अगस्त की इनवॉइस है और सितंबर में हम फिर जब उसकी फीडिंग करेंगे। अब ये क्योंकि एक नया फीचर हमने दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये विदहोल्डिंग एजेंट वेरीफाई करने लग जाएगा। अभी तो उनको ज्यादा ये डर है कि मैं वेरीफाई करूंगा तो अभी इसी महीने पेमेंट भी करनी है। ये हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको ये दावा कराएं कि आपने विदहोल्डिंग अभी जमा नहीं करवानी, सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये नहीं है कि आप पेमेंट भी करें, पेमेंट के लिए आपको नेक्स्ट 4 मंथ है, 5 मंथ में आपने लास्ट में उसकी पेमेंट करवानी है। हम फिर अपनी रिटर्न को होल्ड कर सकते हैं जब तक वो सारी पार्टीज उसको वेरीफाई करती हैं। क्या प्रोसीजर होगा इसका? क्योंकि अगस्त की उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किसी पार्टी में, सितंबर की हम करवा रहे हैं, कुछ नहीं कर दिया अभी, कुछ नहीं कर रहे। आपकी टोटल मिसाल के तौर पे कितनी पार्टीज हैं? हमारी मेजर एक ही पार्टी है और उसकी इनवॉइसिंग बहुत अच्छा देखिए, जैसे फखर साहब ने कहा कि हम ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कई स्पेसिफिक केसेस में तो लोगों की 50-50 पार्टीज 100 पार्टीज भी होती हैं। एक पार्टी के अंदर आप उनके साथ थोड़ा सा फॉलो अप रखें, अगर आप उनके साथ रेगुलर काम करते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर लें कि जी टैक्स जमा कराने के लिए नहीं कह रहे, वेरीफाई इसको कर दें, आपका भी मसला हल होगा, टाइमली रिटर्न भी चली जाएगी। एक पार्टी के अंदर तो स्पेसिफिक इशू आना ही नहीं चाहिए। और ये ऑलरेडी जो है ना, ये सुपर हाईलाइटेड है, इंशाल्लाह ये ऑलरेडी कर भी दिया और इसको मजीद भी कर रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट हो जाए अच्छे तरीके से ये वाली चीज, क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में ये वाला पॉइंट आ जाता है कि शायद टैक्स भी जमा कराना है, लेकिन वो हम उनको क्लियर कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है। बहुत शुक्रिया। किसी और हमारा एक क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो स्वी गैस वाले उसका टैक्स पे हेड कर लेते हैं। तो हमने इनवॉइस सेल इनवॉइस डाली और साथ ही उसकी सेल टैक्स पे हेड की इनवॉइस भी फीड की। अब वो जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका इशू आ जाता है सेल टैक्स विद अनवेरिफाइड और रिजेक्टेड इनवॉइसेस डीलिंग इन्होंने ये सीखा। यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप और सुनते ना, क्योंकि सोई गैस में इनवॉइस को वेरीफाई करना है, जैसे वेरीफाई होगा आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जी, कोई और है?
बहुत शुक्रिया। मैं मैडम आपकी मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए कुछ और चीज़ें हैं जो कि क्योंकि हमारा टॉपिक आज का इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, रिटर्न फाइलिंग के हवाले से या सिस्टम के हवाले से। इसमें जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है आई थिंक काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुई। कुछ क्वेरीज आपने जैसे बताया कि ऑलरेडी कुछ आपने नोट डाउन कर लिया, टेक्निकल टीम का आता है तो उस पर जाहिर बात है काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी हम उसको आपके साथ इंशाल्लाह लाइवलिंग में आ जाएंगे और बाहर की तरफ से भी आपको अगर कोई कलेक्टिव इशू आता है तो आपको हम इन राइटिंग भेज देंगे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज छोटी सी और है, वो मैं चाहूंगा कि जब आपको मैं भी थोड़ा सा वक्त आपका चाहूंगा। देखिए 3 स्टेप में हमारी ये टैक्सेशन चल रही है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे आती है रिटर्न फाइलिंग और तीसरे नंबर पे होती है कंप्लायंस, जिसमें टैक्स पेमेंट, ऑडिट और ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन जो होते हैं ये तमाम जो कि टैक्स पर्टिनिटी है प्रोफेशनल है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे तीनों ही क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मौका है तो हम थोड़ा सा आपका वक्त दें और आप काइंडली सिस्टम और मैकेनिज्म के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। टेक्निकल इशू हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिए और अगर कोई फर्दर होता है तो हम इंशाल्लाह जरूर आपके पास आएंगे। तो ओवर टू यू प्लीज, थोड़ा सा टाइम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद टैक्स बार की इनकी जो है शाहनवाज साहब की और बाकी उनकी टीम की बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। हम आपको थोड़े से फीचर्स बता दें। न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम था, कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशंस हमने आपको क्लैरिफिकेशंस देनी थी, हमने आपका फीडबैक भी लेना था। आपको बड़ी अंदाज़ा होगा कि PRA जो है वो कोलैबोरेटिव अप्रोच पे डील करता। आपके जैसे ही हमने नया सिस्टम लॉन्च किया था, मैं, मेरी टीम, प्राल की, PRA की, हम मुस्तकिल आपके जो कंप्लेंट्स हैं, आपके जो इश्यूज हैं, उनको हम देख रहे हैं। बेस्ड अपॉन योर फीडबैक हमने सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी करना चाह रही थी शेयर कि इस सिस्टम से पहले लॉस ऑफ रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी जो पिछला हमारा सिस्टम था। उसमें ये होता था सर्विस प्रोवाइडर क्लेम कर लेता था कि जी मेरा ये टैक्स विद होल्ड हो गया और सर्विस रिसिपिएंट उसको अपनी मर्जी से जमा करा। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा। अच्छा, होता ये था सर्विस प्रोवाइडर ने जाके क्रेडिट भी ले लिया, सर्विस रिसिपिएंट ने उसी माह जाके FBR में क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट भी क्लेम कर लिया और बाद में टैक्स भी हमारे पास नहीं आया और FBR ने आके कहा कि जी ये इतना जो है ये आपके जिम्मेवार था PRA ने यहाँ, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम में चेक्स लगाना कुछ बहुत, इसीलिए विद होल्डिंग एजेंट को हमने रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई तो करें ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स उसका क्रेडिट ले लें फॉर द टाइम बीइंग, उनको भी हैसल ना हो, उनको भी कन्वीनियंस हो और बाद में आपने जो आपके पास जो भी टाइम है मतलब 4 महीने का स्टैट्यूटरी पीरियड है उसको उसमें आप वो जमा करा और वंस आप उसको डिपॉजिट कराएंगे, ये लॉ में भी है कि टैक्स डिपॉजिट के बगैर आप उसके एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, उसी वक्त आप उसके एडजस्टमेंट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा नए फीचर्स थे इंट्रोड्यूस कराए। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं सिस्टम बेस्ड करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर फोकस करूँगी सिस्टम, ठीक है। उसमें ये था कि हमने थोड़ा सा इसको BPR किया पहले, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की। वी थॉट कि अच्छा क्या चीज़ है जब आप लोग बेशक ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ है जो उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं ऑफिसर्स। हमने देखा कि उसमें सिर्फ ये था कि वेस्टेज ऑफ टाइम था, थोड़ा सा हमारे भी रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे थे जो कि किसी बेहतर चीज़ पे यूटिलाइज हो रहे होते हैं। हमने ये किया कि अगर आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं और आपकी जो बेयर मिनिमम हम वेरिफिकेशन कर सकते थे, मोबाइल पे आपकी कोड आ गया रजिस्टर्ड मोबाइल पे और ईमेल जो रजिस्टर्ड विद FBR थी उस पे कोड आ गया, आपने वो डाल दिया, द मोमेंट यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू आर रजिस्टर्ड विद अस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हमारे पास जो बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन हम चाहते थे कि आपकी जो सर्विस की क्या कैटेगरी है जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा वो आप डालें, द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड सबमिट योर एप्लीकेशन यू आर रजिस्टर्ड विद अस। एक तो ये थोड़ा सा हमने इसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी। लेकिन ये इस वक्त जो है ना ये टाइम, ये PRA के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
थोड़ा सा ज़्यादा डिजिटाइज्ड हो गया, आपकी बिल्कुल हम आप लोगों के साथ हमारी लाइजोन है, आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, हम उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने सिस्टम। फिर एक और चीज़ जो हमने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप रॉन्ग कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो वो HS कोड्स पीछे से ही उठा, अगर आपकी जो है वो बिजनेस कुछ और होगा, सर्विस कैटेगरी कुछ और डिफाइन कर देंगे, तो चूंकि लिंक हैं आपके सारे टैक्स रेट्स उसके साथ, तो आपके रिटर्न भी मतलब उसी तरह से ही आप डिक्लेरेशन में आपको प्रॉब्लम। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि आपको ऑफिस में ना आना पड़े, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन आसान किया। तो ये किया। दूसरा, चेंज इन पर्टिकुलर्स के हवाले से देखें, उसमें कुछ चीज़ें थी जो हमने सोचा कि अच्छा ये वाली है, इसके लिए हमें अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने कोई चीज़ ऐड की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिसकी टैक्सेशन पे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता, ठीक है। जैसे अगर आप एड्रेस चेंज करेंगे तो उसके साथ ही जुरिस्डिक्शन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए हमने कुछ अप्रूवल्स रखी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप साथ उसके अटैच करें और आप एप्लीकेशन फाइल करें, ठीक है। उसका जो अप्रूवल था वो रेलेवेंट कमिश्नर, रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन होल्डर है उन्होंने ये था। उसमें साथ साथ जैसे जैसे, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमने बहुत कुछ जो है वो सीखा है। इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, हमने FBR से सीखा है। मैं खुद भी आई एम अ ग्रेड 20 ऑफिसर फ्रॉम FBR। IRS की डेवलपमेंट में भी मैं इन्वॉल्व रही हूँ, वहाँ पे ये जो इनकम टैक्स, आज से 10 साल पहले भी बाय द वे मैं यहाँ आई थी, तो उस वक्त हम IRS के रिटर्न लॉन्च करें 2014, ठीक है। तो ये अब ये है कि ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, आपके फीडबैक पे हमें चलना है, ठीक है। जो भी आप फीडबैक देते हैं फिर वो हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये वैलिड है, अगर टैक्स पेयर को उसमें फैसिलिटेशन हो रही है और कॉस्ट कोई नहीं है तो बिल्कुल हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। बात वही है ना, आपने जो कहा कि पहले थी अगस्त में हमें ये प्रॉब्लम्स आई, अब सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा। बाकी ये जो ऑडिट के हवाले से, देखिए मैं अपनी डोमेन के बारे में मैं कर सकती हूँ, बट बीइंग द पार्ट ऑफ अथॉरिटी, ऑडिट में हम अभी मेरा ख्याल है इतने ऑडिट्स तो नहीं PRA में स्टार्ट ऑडिट्स के, तो वो और असेसमेंट जो है वो यही है कि हम पहली ऐसी रेवेन्यू अथॉरिटी होगी, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि अभी सेल्स टैक्स के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते, ठीक है। FBR में जो है, हमने FBR वालों को भी एक बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज चली थी, हमने उनको भी कहा कि आप सिस्टम में कुछ चेक्स लगाएं, क्योंकि जो आप बात करें थे ना अपवर्ड रिवीजन, जब हमने डेटा को एनालाइज किया तो पता चला कि मुख्तलिफ उसमें ना टैक्स पीरियड्स में कुछ आफ्टर रिवीजन, ये जो स्लो फोटो रिवीजन थी, तो उन्होंने इसमें क्लेम किया हुआ था, इनवॉइसेस क्लेम की हुई थी, डुप्लीकेट क्लेम ऑफ इनवॉइसेस। तो इसलिए हमें थोड़ी सी देर के लिए आप लोगों को भी इसमें हैसल हुई होगी, हमें फिर उसको ब्लॉक करना, लेकिन अब वो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि हमें जो नेसेसरी सेफगार्ड्स थे हमने इसमें। बाकी PRA बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी पे बिलीव करता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे टैक्सपेयर्स हैं, वो जब ई-सपोर्ट है हमारा, एक आपको पता है ईमेल है, वो बेशक उसमें जो है टाइम, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को बिल्कुल बाजुकात ये भी होता है कि डिले भी हो जाता है उसके रिस्पॉन्स में और सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं हमारे जो साथ मुझे भी ईमेल कर देते हैं, और हम, लेकिन वो मुझे ईमेल करें या ना करें, CC में रखें या ना रखें, मेरे लिए, हम सबके लिए, हमारा हर टैक्स पेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उसमें देख लेते हैं कि अच्छा जी ये इसका, साथ ही हम आगे टीम को रिपोर्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट थी फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू ऑरेकल बेस्ड सिस्टम, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज अभी तक रिटर्न्स भी हमारी बड़ी हौसला अफजा आ रही हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो देयर एंड देन हम साथ साथ रिजॉल्व किए जा रहे हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी सिस्टम के फ्लॉज की, वो तो हमने बहुत देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी, अराउंड 15-16 डेज तक। मेरा ख्याल है अब सिस्टम रिलेटेड कोई इशू नहीं है, टैक्स पेयर रिलेटेड इशू कि जी ये एक स्पेसिफिक केस है, इसमें ये चीज़ इस स्पेसिफिक यूजर में ये नहीं। बाकी वी आर ओपन, कोई भी अकेले कुल नहीं होता, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आए हैं, एक कलेक्टिव विजडम भी चीज़ होती है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है,
आप लोग जो है डायरेक्टली चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हैं, इसलिए आपका इनपुट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ई सपोर्ट है हमारा, आपको पता ही है। बाकी फखर साहब आपके तो जो लोग हैं हमारे ट्रायल के लोग, वो बेचारे 24 घंटे फोन पे होते हैं। इनके एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स भी है, हमने पिछले सितंबर से 1 सितंबर से इनके एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स भी हैं। बाकी अगर किसी को शिकायत है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत शुक्रिया मैडम, बड़ी एक्सटेंसिव वो हो गई जी, टेक्निकल एस्पेक्ट भी कवर कर लिए। जो इश्यूज आ रहे हैं उस मतलब से मैं फाइनल वर्डिंग देता हूँ। आई होप मैडम स्टडी करेंगे। जहाँ पे आपको इशू है आपके पास 2-3 प्लेटफॉर्म उन्होंने बताए हैं, उसके अलावा आपकी टेक्स्ट बार मौजूद है। कोई इशू आप ले आए, हम इनको इन राइटिंग में भिजवा देंगे और इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रेसिडेंट मियां नाज़िम नज़ीर साहब से फॉर्मल रिपोर्ट ऑफ थैंक्स। तमाम तारीफें अल्लाह पाक की और मीडिया टीवी पहले आपका सिलेक्शन वीजा के प्रेसिडेंट पीआरए पार्टी के विश्वास वक्त से सबसे दफा किया और नई के साथ जो डेटाबेस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। हमारे मौजूद में हमारे बात की इन सवालों का मुस्बत अंदाज में रिएक्ट किया। अल्लाह पाक हमारे दफा वाले की जो